साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट मैराथन लेकर हाजिर हो गए हैं, जहां पर हम लोग एक ही क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट करने वाले हैं। और यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, इस कंटेंट में आपको टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए लगभग सभी के उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये बिल्कुल आप पढ़ के आप खुद ही से अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में ये कंटेंट अच्छा है, ज़बरदस्त है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। तब क्लास कीजिए, आपको अनुमान खुद लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के माध्यम से मैं वह कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ जो एग्ज़ाम देने के बाद आप कहें कि वास्तव में मैंने एक चैनल से पढ़ा था जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को पढ़ने चलते हैं। और मैं सभी से कहूँगा कि जो लोग ज्वाइन हैं, क्लास कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम लोग उस पोर्शन से क्लास को शुरू करते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं या आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में कई प्रकार के भूमि पर कर लगाए जाते थे, जिसमें 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो एक एक कर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्थायी बंदोबस्त यह 1793 में लागू किया गया था और इसी को इस्तीमेदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और यह जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अंग्रेजों के अंतर्गत जितनी भी भूमि उनके कब्जे में थी, उन समस्त भूमि के 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और यह जो क्षेत्र था, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर और कर्नाटक क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। इतनी बात आप याद रखना। दूसरी हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था और अंग्रेजों के कब्जे की समस्त भूमि का 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और यह जो क्षेत्र था मुंबई, मद्रास और असम में लागू हुआ था। बात करें महलवाड़ी के बारे में, तो यह 1833 ईस्वी में हॉल्ट मैकेजी के द्वारा लागू किया गया था और समस्त भूमि के 30% क्षेत्र पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। यह जो था दक्कन के कुछ जिले, इसके अलावा उत्तर भारत के आगरा, अवध क्षेत्र, मध्य प्रांत और पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके आगे हम बात करें तो अब हम स्थायी बंदोबस्त से संबंधित कुछ अन्य बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना बनती है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून द्वारा घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु निश्चित किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। अब यह कानून था क्या? तो स्थायी जो बंदोबस्त था इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो कर की वसूली होगी एक जमींदार करेगा, किसानों से जमींदार कर की वसूली करेगा और उसका 10/11 भाग किसान जो है कर ये अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और 1/11 भाग जो कर होगा वह जमींदार अपने पास रख लेगा। लेकिन इस कर के अदायगी के लिए एक डेट निर्धारित की जाती थी कि इस तारीख को कर का अदायगी कर दिया जाएगा, मतलब कि कर अंग्रेजों के पास पहुंचा दी जाएगी। और यह भी कहा गया था कि उस दिन उस तिथि के सूर्यास्त होने तक अगर कर का अदायगी नहीं किया गया, कर अंग्रेजों के पास तक नहीं पहुंचाया गया, तो फिर जमींदार जो होगा उसकी नीलामी कर दी जाएगी, उसकी संपत्ति नीलाम कर दिया जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। और यह जो था इसी को सूर्यास्त कानून कहा गया था कि सूर्य का अस्त होने तक
कर का पेमेंट हो जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, कुछ अन्य बातें। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त? तो बंगाल में लागू की गई थी। CR दत्त ने इसे संपूर्ण भारत में लागू करने की अनुशंसा की। यानी CR दत्त एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि स्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू कर दी जाए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार होता था। इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी, मालगुजारी और इस्तिमरारी व्यवस्था भी कहा गया था। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो स्थायी बंदोबस्त होता था, इसमें जो भूमि का वास्तविक मालिक होता था वह जमींदार होता था और लगान वसूलने की अधिकार जमींदार के पास ही होता था। इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। इसी को हम लोग स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी या इस्तिमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसको याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट लगाया गया है। पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा जमींदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, इस्तिमरारी व्यवस्था, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो आप ध्यान से समझिए कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूस्वामी माना गया। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पंजीकृत जो है भूमिदार को क्या भूस्वामी माना गया, और तथा लगान जमा करने का दायित्व भी किसान को ही दे दिया गया। अब यहाँ पे आपको समझना यह है कि जो भी किसान खेती बाड़ी कर रहा था, जिसके पास ज़मीन थी, उसे ही भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया। और ये भी कहा गया कि ये जो कर है, भूमि कर, यह किसान खुद ही चुकाएंगे। और इस तरह से सभी किसान मिलकर टैक्स को इकट्ठा करके अंग्रेजों के पास पहुंचा देते थे। इसीलिए इसको रैयतवाड़ी बोला गया था, क्योंकि रैयत का मतलब किसान होता है और रैयत ही क्या करेगा, किसान ही क्या करेगा, तो टैक्स को पे करेगा डायरेक्ट अंग्रेज को। इसमें कोई बिचौलिया वगैरह नहीं होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में 1792 ईस्वी में लागू की गई थी और मद्रास के प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले के कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 1792 में सबसे पहले लागू हुआ था मद्रास क्षेत्र में, और प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था सबसे पहले। आगे बात करें महलवाड़ी। तो देखिए, महल का मतलब आप जानते हैं, मोहल्ला समझिए, मतलब कि महलवाड़ी लिखा है तो इसका मतलब मोहल्ला का मतलब टोला, गांव। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? तो इसमें भूमि कर की इकाई किसान का खेत नहीं बल्कि ग्राम अथवा महल होता था। अतः गांव के प्रमुख से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। अब यहाँ पे समझिए कि महलवाड़ी के अंतर्गत भूमि का जो कर होता था वो किसान डायरेक्ट अंग्रेज को पे नहीं करता था, बल्कि एक गांव में एक प्रमुख या एक मुखिया निर्धारित कर दिया जाता था कि यह फलाना व्यक्ति संपूर्ण गांव के किसानों से टैक्स वसूलेगा और ले आकर अंग्रेजों को दे देगा। इसी को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया था। रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना गया है। ठीक है, यानी जो रॉबर्ट मार्टिन बर्ड थे, इनको ऐसा माना गया है कि भूमि कर के लिए ये उत्तर भारत में प्रवर्तक के रूप में काम किए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसे आपको याद रखना ही चाहिए, कुछ अन्य प्रथा भी दिया गया है। अब इसको समझिए, जैसे ददनी प्रथा है। तो ददनी प्रथा होता क्या है? तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि भारत के जो भी किसान होते थे, उत्पादक होते थे, कारीगर होते थे, तो इन्हें अपने फसल उगाने के लिए, अपने व्यापार चलाने के लिए, अपने दुकानदारी चलाने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए इन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अंग्रेज़ों से पैसे एडवांस ले लेते थे
और अंग्रेज लोग एडवांस पैसे इन किसानों को, कारीगरों को, शिल्पकारों को एडवांस दे देते थे और उनसे कागज़ बनवा लेते थे कि आप कागज़ बना दीजिए कि जब आपका माल तैयार हो जाएगा, आपका अनाज तैयार हो जाएगा तो आप हमें एक निश्चित कीमत पर बेच देंगे, और वह कीमत बाजार मूल्य से कम हुआ करते थे। यानी ऐसे समझिए कि हम आपको, आप मान लीजिए आप जो है माचिस बना रहे हैं, ठीक है, आप माचिस बना रहे हैं, आपको माचिस बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आपको पैसे एडवांस दे दिया और कहा कि आप कागज़ बना दीजिए। तो आप कागज़ बना दीजिए कि हम आपसे पैसा लिए हैं और जब बेचेंगे तो मार्केट में जितना दाम इसका रहेगा उससे कम दाम में हम आपको बेच देंगे। तो ऐसा तय होता था, इसी को ददनी प्रथा कहा गया था। और जो पैसा एडवांस के रूप में दिया जाता था इसी को अग्रिम या पेशगी कहा गया था। चलिए इतनी बात आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कैमियोटी प्रथा। अब कैमियोटी प्रथा जो था ये बिहार और उड़ीसा में लागू था। कहाँ पे लागू था? तो बिहार और उड़ीसा में लागू था। इसके अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कामिया जाति के लोग जो थे अपने मालिक द्वारा प्राप्त ऋण पर ही दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर सेवा करते थे। अब यहाँ पे जो ये कैमियोटी प्रथा था ये बिहार और उड़ीसा में लागू था, इसको तो याद ही रखिए। और इस प्रथा के अंतर्गत जो कामिया जाति के जो लोग थे ये लोग अपने मालिक से, मतलब कि जो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन होते थे उनसे ये लोग पैसे लेते थे ब्याज पर, और पैसे लेकर अपने जीवन यापन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और इस ब्याज के जो पैसा होता था, मतलब कि जो ब्याज होता था उस ब्याज के बदले जीवन भर अपने मालिक की सेवा करते थे। उनके खेतों में काम कर देना, उनके घर पर काम करना, इस तरह के काम ये लोग किया करते थे। इसी को कैमियोटी प्रथा कहा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं तिनकठिया प्रथा के बारे में, जो काफ़ी प्रचलित है चंपारण जिले में और लगभग ये सभी को मालूम है। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत जो है बिहार के किसानों को, बिहार कर और खासकर बिहार में कौन सा, तो चंपारण, जिसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला पहले से सम्मिलित था। तो इन किसानों को अपने 20 कट्ठे खेत में से 3 कट्ठे खेत में नील की खेती करने पड़ती थी और ये जबरन करना पड़ता था अंग्रेजों के कारण। इसी को बोला गया तिनकठिया प्रथा, जहाँ पे नील की खेती होती थी। हम बात करते हैं दुबला हाली प्रथा। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से था। अब बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी व्यक्ति को पैसा दे दिए तो वह जिंदगी भर आपके कब्जे में आ गया, आपके बंधन में आ गया और जिंदगी भर वह आपके खेतों में या आपके घर में वो काम करता रहेगा। इसी को बंधुआ मजदूरी कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बंधुआ मजदूरी है या दुबला हाली प्रथा था ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित था, जिसे गुजरात के सूरत कह सकते हैं। तो गुजरात के सूरत में काफ़ी प्रचलित था और इसके अंतर्गत दुबला हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का रक्षक मानते थे। यानी ये जो दास होते थे ये मानते थे कि हमारे जो मालिक हैं यही हमारे रक्षक हैं और हमारी संपत्ति के भी रक्षक हैं। इतनी जो है प्रथा आपको समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि उत्पादन में परिवर्तन की नीति के तहत नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, जो कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाया। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने कुछ परिवर्तन किया, कुछ नियम लाए और इस नियम के तहत क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आसपास में, तो कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने क्या किया, तय किया कि हम क्या करेंगे, हम नकदी फसल बोवाएंगे। कहाँ पे, तो भारत में। और यहाँ से नकदी फसल जो होगा, जैसे कपास हो गई, नील हो गया, तो इस तरह के फसल को बुवाते थे और फिर कटवाकर वो इंग्लैंड भिजवा देते थे कम कीमत पर। इसी को जो है कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 1833 में चार्टर एक्ट पारित होता है और इस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में ज़मीन खरीदने की अनुमति मिल जाती है और अंग्रेज इस चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में ज़मीन खरीदना शुरू कर देते हैं। भारत में प्रथम चाय बागान
1835 ईस्वी में असम में लगाया गया, जबकि प्रथम चाय कंपनी असम चाय कंपनी थी और इसकी स्थापना 1839 में की गई। दोनों लाइन काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको याद रखना कि प्रथम चाय जो कंपनी थी यह 1835 में स्थापित की गई। कहाँ पर? तो असम में, पहली बात। दूसरी बात, प्रथम चाय कंपनी जो थी ये असम चाय कंपनी थी और इसकी स्थापना 1839 में थी। दो बात है, प्रथम चाय बागान असम में लगाया गया 1835 में, और प्रथम चाय कंपनी का नाम असम चाय कंपनी था और 1839 में ये चालू हुआ। आगे बात करते हैं दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण में नील किसानों की दुर्दशा को प्रमुखता से दर्शाया गया। यानी दीनबंधु मित्र ने जो पुस्तक लिखा था नील दर्पण 1822 में इस नील दर्पण में जो नील किसान होते थे उनकी दुर्दशा को दर्शाया गया था कि किस तरह से वो परेशान होते थे, किस तरह से वे त्राही करते थे। ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि नील दर्पण पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, और शायद ये जो है इसका राइट आंसर 1822 होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन स्थित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में आर्थिक निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होती है और इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में दादा भाई नौरोजी लंदन में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में अपनी आर्थिक जो है निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। यानी उनका एक सिद्धांत था जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक जो थी इंग्लैंड में उसी में उन्होंने पारित किया। अब ये सिद्धांत क्या था? सिद्धांत था कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत से धन को इंग्लैंड में भेज रहे हैं। इसी को धन निष्कासन के सिद्धांत के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम नौरोजी ने ही अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसे समस्त बुराइयों की जड़ बताते हुए अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल्स ऑफ इविल्स की संज्ञा दी। ठीक है। यानी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही बताया कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत के धन को संपत्ति को अंग्रेज इंग्लैंड में भेज रहे हैं और इसे ही धन के निष्कासन के सिद्धांत कहा गया। और उन्होंने इस बात को जो पुस्तक में लिखी थी वह पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। आगे बात करते हैं तो C.R. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक थी में भारत के आर्थिक दोहन पर प्रकाश डाला। काफ़ी ज़बरदस्त ये लाइन है। इसे आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले आर्थिक इतिहास की जो पहली पुस्तक आई थी वह थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिखा किसने था? तो R.C. दत्त ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यह किसके संबंध में पुस्तक था? तो इस पुस्तक में बताया गया था कि किस तरह से भारत का आर्थिक दोहन किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। M.G. रनाडे के धन के निष्कासन को भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के समाजशास्त्री कारण के रूप में देखा। यानी M.G. जो रनाडे थे उन्होंने धन के निष्कासन को भारत के आर्थिक पिछड़ापन के समाजशास्त्रीय कारण के रूप में देखा। यानी उन्होंने कहा, उनका मानना था कि ये जो धन का निष्कासन हो रहा है इसी के चलते भारत का अर्थव्यवस्था पिछड़ रहा है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी के अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन निष्कासन के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अब जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में बैठक होती है और इस 1896 के अधिवेशन में धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। मान लिया गया कि वास्तव में यही कारण है, यह सिद्धांत सही है कि इसके द्वारा जो अंग्रेज है
वे भारत के अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल रहे हैं और धन को अंग्रेज जो है इंग्लैंड भेज रहे हैं। सर्वप्रथम अमृत बाजार पत्रिका में धन निष्कासन का विरोध किया गया। काफ़ी ज़बरदस्त लाइन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किस पत्रिका में किया गया था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सर्वप्रथम अमृत बाजार जो पत्रिका था, इसी के द्वारा धन निष्कासन का विरोध किया गया। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। और ध्यान रखना, धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, बल्कि धन के निष्कासन का विरोध किया गया था। यानी अंग्रेज जो धन भारत से इंग्लैंड को भेज रहे थे, उसका विरोध अमृत बाजार पत्रिका में किया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका लिखा किसने था, तो इसके लिखे थे शिशिर कुमार घोष ने। इसे याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सन 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट में भी उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं भारत में औद्योगिकरण के संबंध में। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैंड में मांग अत्यधिक होने से वहाँ का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में पहले 1700 ईस्वी में और पुनः 1720 ईस्वी में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्में पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग जब 17वीं सदी चल रही थी तो उसमें इंग्लैंड के बाज़ार में भारतीय कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा मांग थी। यानी भारतीय कपड़े बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करते थे। इतने प्रचलित थे कि 1700 में और 1720 में जबरन इंग्लैंड के सरकार को भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून बनाना पड़ा। और कानून बनाकर भारतीय कपड़ों को प्रतिबंध लगा दिया गया कि भारतीय कपड़े इंग्लैंड के बाज़ार में बेचने के लिए नहीं आएंगे। और समझिए कि इस तरह से भारतीय कपड़ों की प्रचलितता थी। सूती वस्त्र उद्योग पहला भारतीय उद्योग था। कौन सा उद्योग, ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग जो था भारत का पहला भारतीय उद्योग था जिसमें भारतीय द्वारा पूंजी लगाई गई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो इंग्लैंड में 1765 से 85 ईस्वी के मध्य जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की। यानी जेम्स वाट ने किसकी खोज की, तो भाप इंजन की खोज की थी। हरग्रीव्ज ने कताई मशीन की खोज की। कार्टराइट ने पावरलूम की खोज की और आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। यानी इस तरह से इंग्लैंड में 1765 से लेकर 1785 के बीच में लगभग 20 सालों के अंतर्गत कई बड़े बड़े आविष्कार हुए, जिसमें भाप के इंजन बने, कताई मशीन का निर्माण हुआ, पावरलूम का आविष्कार हुआ और वाटर फ्रेम का आविष्कार हुआ। इन सभी आविष्कार के द्वारा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और इसके द्वारा पतनशील हस्तशिल्प उद्योग को बड़े कारखानों में बदलकर स्वयं की क्षतिपूर्ति कर ली। कहने का मतलब है कि जब ये भाप इंजन, कताई मशीन, पावरलूम, वाटर फ्रेम, इन सभी का इंग्लैंड में विकास हुआ और जैसे ही विकास हुआ तो जितने भी हस्तशिल्प मिल थे इंग्लैंड में, वे सभी जल्दी से इन उपकरणों को अपनाकर अपने कारखानों में बदलाव किया और स्वयं की जो क्षतिपूर्ति उनकी पहले हुई थी, जो हानि हुई थी, उसे अपना पूरा कर लिया। औद्योगिक क्रांति के दौरान भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो इसके परिणाम स्वरूप भारत के जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग थे, यानी जिस तरह से पहले भारत के लोग हाथों से कपड़े बनाते थे, तो इस उद्योग का अब पतन होना शुरू हो गया। इसका कारण था कि अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड में जो भी कपड़ा अब बन रहा था वो काफ़ी सस्ता होता था, उसकी क्वालिटी भारतीय कपड़ों की तुलना में अच्छी होती थी और
वे लोग अब इंग्लैंड से कपड़ा ले आकर भारतीय बाजार में बेचना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते भारतीय कपड़े इंग्लैंड के कपड़े के मुकाबले पिछड़ रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी और विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई, यानी उसके कब्जे में आ गई। आगे बात करते हैं तो 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया। यानी 1813 में चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब ब्रिटेन के जो वस्तुएं होंगी वह आसानी से भारतीय बाजार में आ सकती हैं और यहाँ पे उनकी जो है खरीद बिक्री हो सकती है, और इस पर पूरा प्रतिबंध हटा दिया गया। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1853 में कावासजी नानाभाई ने बम्बई में स्थापित किया। लेकिन ध्यान रखना 1853 में जो प्रथम सूती वस्त्र स्थापित किया गया था कावासाजी के द्वारा, यह प्रथम सफल सूती मिल था, सफल। लेकिन इसके पहले 1818 में एक सूती मिल स्थापित किया गया था, लेकिन वह क्या था, वह असफल हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भारत में प्रथम असफल मिल सूती मिल कब स्थापित की गई थी, तो 1818 में, और भारत में प्रथम सफल सूती मिल कब स्थापित की गई थी, तो 1853 में। आगे हम बात करते हैं तो भारत की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है टीआरए में पूछा जा चुका है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। वहाँ पे रिसरा ऑप्शन शायद नहीं था, ठीक ना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली जो जूट मिल है यह 1855 में बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1907 में स्थापित टाटा लौह इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में प्रथम इस्पात कारखाना था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था, तो 1907 में। ठीक है, जमशेदपुर में। आगे हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया, जिसने भारतीय उद्योगों के संरक्षण पर विमर्श किया। 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में गठित वित्तीय आयोग ने भारतीय उद्योग के संरक्षण की मांग की। हम देखिए 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और इस गठित कमेटी में वित्तीय आयोग ने क्या किया, भारत के जो उद्योग थे उनके संरक्षण के लिए मांग को उठाया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बागान और कारखानों के मजदूरों की दशा दयनीय थी। यानी जो भी लोग बागानों में काम कर रहे थे, कारखानों में काम कर रहे थे, उनकी अब दुर्दशा धीरे धीरे खराब हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय कपड़े अब बाजार में नहीं बिक रहे थे। सुधारवादी लोगों के प्रयास द्वारा विभिन्न कारखाना अधिनियम बनाकर कामगारों के अधिकारों को निश्चित करने का प्रयास किया। अब कहने का मतलब कि जब भारत में बागानों और कारखानों के मजदूरों की दशा दयनीय हो रही थी, तो जो भी सुधारवादी लोग थे, जो लोग समाज में चिंतित लोग थे, वे लोग विभिन्न कारखाना अधिनियम बनाए और इसके माध्यम से वो लोग कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे थे। कुछ प्रमुख कारखाना अधिनियम दिया गया है जिसे याद रखना है, और इसमें ध्यान रखना, ये कारखाना अधिनियम 1881 जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लेंसडाउन के समय आया था। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के अंतर्गत। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग ने लागू किया था। कारखाना अधिनियम 1934 जिसे लॉर्ड विलिंगटन ने लागू किया था, और कारखाना अधिनियम 1944 जिसे लॉर्ड वेवेल ने लागू किया था। अब भारत में रेलवे के विकास के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया था। यानी भारत में
रेलवे लाइन बिछाने का प्रथम प्रयास कहाँ पे आया था? तो मद्रास में। कब आया था? तो 1831 में, जिसमें रेल के डिब्बे को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। यानी 1831 में जो मद्रास में रेल लाइन बिछाने का जो प्रस्ताव आया था, उसमें कहा गया था कि रेल जो बनेंगे, जो रेल के डिब्बे रहेंगे, उसको घोड़े खींचेंगे। भारत में रेलवे लाइन बिछाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस थे। कौन थे? तो भारत में रेलवे लाइन बिछाने वाले अग्रणी जो व्यक्ति थे, वे थे रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस। लेकिन रेलवे निर्माण की व्यवस्था में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम जो प्रयास है, ये लॉर्ड डलहौजी का है, और यह 1848 से 1856 का समय रहा। जबकि भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन ने किया। दो बातें हैं और दो तरह की बातें हैं। पहला है कि प्रथम रेलवे प्रयास किसने किया? तो प्रथम बार रेलवे बिछाने का प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने किया। दूसरी बात, सर्वाधिक रेलवे का विकास कब हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। इसे याद रखना, 16 अप्रैल 1853 और प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने के बीच में चलाई गई थी। 1901 में सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। रेल आयोग का गठन कब हुआ? तो 1901 में। किसके द्वारा? तो सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। 1908 में रेलवे को स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। 1924 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर रेल बजट को समान बजट से पृथक कर दिया गया था, जिसे 2016-17 के बजट से पुनः सामान्य बजट के साथ एकीकृत कर दिया गया था। ये आप जानते होंगे कि 1924 में जो था एकवर्थ समिति आई थी, और इस समिति के सुझाव पर क्या हुआ था कि जो रेल बजट होता था उसे आम बजट से अलग कर दिया गया। और फिर 2016-17 में पहली बार क्या हुआ था कि रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया था, एकीकृत कर दिया गया था, और ये हुआ था विवेक देवराय समिति के सुझाव पर। अकाल नीति की बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना के साथ ही 1770 के दशक में भीषण अकाल पड़ गया। यानी सबसे पहले बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना होती है, और उसी समय 1770 के दशक में ही बंगाल में एक भीषण अकाल भी पड़ जाता है। 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 3/4 फसल खराब या नष्ट हो जाने पर भू राजस्व साफ मतलब कि माफ़ कर दिया जाएगा। यानी ऐसा कहा गया था कि अगर जो है अकाल पड़ता है, फसल सही से नहीं हो पाती है, और जितना फसल उपजता है अगर उसका 3/4 भाग मतलब कि 1/4 भाग फसल बर्बाद हो जाता है, मात्र 4 आना या 25% अगर फसल होती है, तो उस साल किसी प्रकार का भू राजस्व यानी भूमि कर नहीं लिया जाएगा। किंतु इसे लागू करवाने के लिए किसानों को बड़े बड़े संघर्ष करना पड़ता था। नियम तो लागू हो गया, नियम कॉपी पर लिखा गया, लेकिन इसे लागू नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अकाल समितियां थी जिसे आप देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस तो नहीं है, लेकिन एक झलक आप देख लीजिए, शायद आपको एग्जाम टाइम याद आ जाए। भारत में अकाल समितियां जो आयोग होते थे, इसमें कर्नल स्मिथ समिति थी जो 1860 से 1861 के बीच में आई थी। जॉर्ज कैंपबेल समिति 1866 से 1867 के बीच में आई थी। स्ट्रेची आयोग 1880 में आई थी। लॉयल आयोग 1897 में आई थी। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में, और जॉन वुडहेड आयोग ये 1943 में आया हुआ था। अब हम बात करते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा एवं प्रचार पत्रों का विकास। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में आधुनिक या पाश्चात्य शिक्षा का उद्भव औपनिवेशिक काल में हुआ। यानी भारत में जो आधुनिक शिक्षा आई, मॉडर्न जो एजुकेशन आया, जिसे हम लोग पाश्चात्य शिक्षा भी कहते हैं, ये उद्भव इसका जो है औपनिवेशिक काल में हुआ। यानी ये अंग्रेजों की देन है। आज हम लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये अंग्रेजों की देन है। सर्वप्रथम
1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। ये लाइन अच्छी है और ज़बरदस्त है, इसे याद रखना कि 1781 में वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, तो कलकत्ता में जो है एक मदरसे की स्थापना की जिसमें फ़ारसी और अरबी का अध्ययन कराया जाता था। किसने मदरसे की स्थापना किया सर्वप्रथम? तो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स में। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कब किया गया? 1781 में। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसे भी याद रखना। 1784 में विलियम जोन्स नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। ये टीआरई का प्रश्न है। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयास से 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। किसने खोला? तो जोनाथन डंकन ने 1791 बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। जबकि याद रखना विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब? तो 1784 में। आगे बढ़ते हैं। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन से जो थे इसे बंद करके 1806 ईस्वी में हेल्सबरी कॉलेज की स्थापना की। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने कंपनी के जो असैनिक अधिकारी थे, मतलब कि सैनिक नहीं थे, किसी और काम में जो थे, उनके शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। किंतु जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इसे बंद कर दिया। और फिर 1806 ईस्वी में हेल्सबरी कॉलेज की उन्होंने स्थापना की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। सर्वप्रथम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का राशि प्रावधान किया। ये काफ़ी अच्छी लाइन है और एग्जाम का पार्ट बन सकती है। ध्यान रखना, सर्वप्रथम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो पारित हुआ था इसमें शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपये राशि का प्रावधान किया गया था। M.T. प्रिंसेप तथा H.H. विल्सन भारत में प्राच्य शिक्षा समर्थक थे, जबकि मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत की। अब यहाँ पे लोगों के अलग अलग मत थे, जिसमें H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन चाहते थे कि भारत की जो भारत में प्राच्य शिक्षा है इसकी समर्थन करते थे, वो चाहते थे कि शिक्षा भारत में दी जाए। जबकि मुनरो और एल्फिंस्टन जो थे ये लोग चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में दिया जाए। दोनों में अंतर है। ब्रिटिश सरकार ने प्राच्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता, बनारस, आगरा में 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वे जो है प्राच्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता, बनारस, आगरा, ये जो 3 जगह है इन तीनों जगह पे संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। मनुस्मृति एक संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ जॉन टू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी जो हमारी मनुस्मृति है इस मनुस्मृति का संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया और ट्रांसलेट करने के बाद इसका नाम रखा गया था ए कोड ऑफ जॉन टू लॉज। और इस नाम से ये हमारी जो मनुस्मृति थी वह इंग्लिश में जो है प्रकाशित हुई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का अध्येता बनने वाला प्रथम भारतीय A.C. वडिया थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के बारे में। तो शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार थोड़े से उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए, जिनसे छन कर या निकल कर शिक्षा और आधुनिक विचार निचले वर्ग के लोगों को प्राप्त होंगे। मतलब कि इनका मानना था कि जो भारत में कुछ लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, सबसे पहले इनको शिक्षा दिया है और जब ये शिक्षित होंगे तो इन्हीं से थोड़ी थोड़ी शिक्षा होते हुए इसका जो विचार है, जो भावना है, ये निचले लोगों के अंदर चला जाएगा
और वे लोग भी शिक्षित होना शुरू हो जाएंगे। लॉर्ड मैकाले के बारे में बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले जो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का विधि सदस्य थे, 2 फरवरी 1835 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लिखे एक प्रसिद्ध आलोक पत्र में इस सिद्धांत का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद इस नीति को लागू किया। अब ये ध्यान रखना है, चार्ल्स वुड जो डिस्पैच था 1854, इसी के तहत भारत की शिक्षा, मतलब कि भारत में जो नई शिक्षा है, ये नई शिक्षा की नींव रखी गई वुड डिस्पैच नियम के तहत। ये 1854 में आया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था, जो 1800 कब आया था, तो 1854 में आया था। वुड डिस्पैच के अंतर्गत लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कौन कौन सी जगह, तो याद रखना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कुल 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। यानी जो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच था, इसके अंतर्गत लंदन के आधार पर, जिस तरह से लंदन में विश्वविद्यालय हैं, उसी आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। और 1855 में प्रत्येक प्रांत में सामान्य शिक्षा के निदेशक के अधीन एक लोक शिक्षा विभाग का स्थापना कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी भी शामिल थे। यानी कहने का मतलब कि 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर टॉमस रैले की जो अध्यक्षता गठित हुई थी विश्वविद्यालय आयोग में, तो इसमें 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और सूरदास बनर्जी शामिल थे। शारीरिक शिक्षा का प्रावधान सर्वप्रथम हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया था। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि शारीरिक शिक्षा का प्रावधान सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया था। सैटलर आयोग में शामिल 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप याद रखिएगा। स्त्रियों की शिक्षा के लिए बैथून ने अपने बालिका विद्यालय खोले, जिन्हें बैथून स्कूल कहा गया। ध्यान रखना कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए बैथून नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने बालिका विद्यालय खोला और उस बालिका विद्यालय का नाम ही उन्होंने बैथून कॉलेज रख दिया अपने नाम पर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला किसने कहा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किसने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जो था, इसमें केंद्र सरकार ने स्वयं को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर शिक्षा के लिए दी जाने वाली केंद्रीय अनुदान व्यवस्था को बंद कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब समय समय पर भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ जांच होती थी, तो उसी के संबंध में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया और इस सुधार में यह कहा गया कि जो केंद्र सरकार अभी तक शिक्षा के प्रावधान के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो अनुदान राशि देती है, अब इसे बंद किया जाता है। और इसी अधिनियम में जो है 1919 के अधिनियम में शिक्षा अनुदान जो था केंद्र तरफ से दी जाती थी, उसे बंद कर दिया गया। 1948 में गठित राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किया। ये चूँकि आज़ादी के बाद का लाइन है, तो ये भी एग्जाम में बन सकता, मतलब कि यहाँ से तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो फिर पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन दिया है तो ध्यान रखिएगा कि 1948 में गठित राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षा को किस सूची में रखा, तो समवर्ती सूची में रखा। आप जानते हैं समवर्ती सूची क्या होता है। चलिए
अब शिक्षा की वर्धा योजना में पहली बार सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा की बात किस योजना में की गई थी, तो वर्धा योजना में जो पहली बार इसकी बात की गई थी। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको याद रखना है मेनली चार्ल्स वुड डिस्पैच पूछा जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में, और किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और हंटर आयोग याद कर रखना, हंटर आयोग जो 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिक सेवा जैसे सिविल सर्विस का गठन कॉर्नवालिस ने किया, इसलिए कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। कॉर्नवालिस को ही यानी कॉर्नवालिस ने ही भारत में सबसे पहले ICS की परीक्षा कराई थी, या उसने सिविल सर्विस को भारत में कराने के लिए निर्णय लिया, इसलिए भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि 1853 के जो चार्टर एक्ट आया, इसमें कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर, मतलब कि सिर्फ नाम नहीं देना है बल्कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, इसके आधार पर बनाया गया कानून। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यानी प्रथम ICS अधिकारी बनने वाले जो व्यक्ति थे वे थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो 1864 में बने हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1926 में रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर भारत में लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन PSC का गठन किया गया। किसके अनुशंसा पे, तो 1926 में रॉयल कमीशन के अनुशंसा पर। भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS को इस्पात का चौखट कहा गया। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इस्पात का चौखट किसे कहा गया है, तो भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में समाचार पत्रों का उदय। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में रहता है। कोई पत्रिका देता है, कोई समाचार पत्र देता है और पूछता है कि किसने लिखा, किसने प्रकाशित किया, किसने प्रतिपादित किया, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 16वीं सदी में पुर्तगाली ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगाली ने। और 1557 में गोवा के जो ईसाई पादरी हुआ करते थे उनके द्वारा पहली बार जो है पुस्तक प्रकाशित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1684 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया और पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1684 में बम्बई में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। आगे बढ़ें तो ध्यान रखिएगा, 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, किसने? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट को भारत में प्रकाशित किया और ये प्रथम अखबार माना जाता है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी भी आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन दीजिएगा कि प्रथम जो है अखबार कौन था? ऑप्शन दीजिएगा द बंगाल गजट, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन दीजिएगा और इस तरह से मैक्सिमम लोग जो है मात खा जाएंगे। तो ध्यान रखना 1784 में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ अगस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, और ये भारत में पहला अखबार माना जाता है। परंतु कंपनी के अधिकारियों की आलोचना के कारण 1782 में इसे वारन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना कि राजा राम मोहन राय ने भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है।
यानी राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। उनको मतलब कि इसका श्रेय दिया जाता है। सन 1821 में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कुमैदी एवं 1822 में मिरातुल अखबार जो फारसी में था इसका प्रकाशन किया गया। अब देखिए, संवाद कुमैदी जो 1821 में आया था और 1822 में जो मिरातुल अखबार आया था, दोनों राजा राम मोहन राय की रचना है, इनकी ये प्रकाशन है। 1823 में लॉर्ड एडम्स करवाहक गवर्नर जनरल बना। वह प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी था, अतः 1823 के अनुज्ञप्ति नियम लाकर उसने जो है प्रेस पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया। एडम्स के इस नियम के कारण राजा राम मोहन राय को मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। यानी जो लॉर्ड एडम्स था ये चाहता था कि जो प्रेस है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके ऊपर कुछ नियम कानून लगाया जाए। इसके संबंध में उसने 1823 में अनुज्ञप्ति नियम लाया और इसके तहत जो है बहुत सारे जो अखबार थे वो बंद हो गए थे और इसी के तहत राजा राम मोहन राय के जो मिरातुल अखबार थे इसे भी बंद कर दिया गया। 1826 ईस्वी के जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होना प्रथम समाचार पत्र था। ये भी लाइन अच्छी है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उदंड मार्तंड किसने लिखा? जुगल किशोर ने। ध्यान रखना, ये पहली हिंदी समाचार पत्र था, पहली हिंदी समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, ठीक है, जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया था। 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा बंगाली भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र सोम प्रकाश के विरोध ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नामक जो है एक क्या हुआ था, एक उन्होंने समाचार पत्र जारी किया सोम प्रकाश नामक, और इसी के विरोध में क्या हुआ था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था सोम प्रकाश के विरोध में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद कराने वाली अधिनियम भी कहा गया था, जिसे हम लोग गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया था। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता भी है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। किसने लाया था, तो लाया था लिट्टन ने, ठीक ना, लाया था लिट्टन और रद्द किया रिपन, ठीक ना। और ये 4 साल के अंदर मतलब कि 1878 में लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था, लिट्टन ने लाया था, और 1882 में रिपन ने रद्द कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। देखिए मैंने जो बताया ये नीचे दिया भी गया है, दिया क्या गया है कि लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया और इस प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो थी शिशिर कुमार घोष की, यह रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर ली और अंग्रेजी में अपना समाचार छपना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका को याद रखना कि रातों रात इसने अपनी भाषा को चेंज कर ली। और अमृत बाजार पत्रिका किसकी समाचार पत्र है, तो ये पत्रिका है किनकी, तो शिशिर कुमार घोष की। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यानी हिंदी पैट्रियट के जो संस्थापक थे क्रिस्टोफर दास पाल, तो इनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है लाइन महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल याद रखना। सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया। ध्यान रखना, प्रेस पर सेंसरशिप अलग है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलग है, ठीक ना। तो सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली, किसने, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया,
जिसके द्वारा अखबारों पर संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया। यानी प्रेस में लिखना पड़ता था कि फलाना आदमी इसके संस्थापक है, फलाना आदमी इसको छापा है और ये फलाना आदमी इसके मालिक हैं। 1818 ईस्वी में समाचार पत्रों की पूर्व पत्रेक्षण को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको याद रखना कि जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और यहाँ पे विभिन्न भाषाओं में प्रथम समाचार पत्र दिया गया है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन TRE 1 में भी आ चुका है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में बंगाल गजट था जो पहला समाचार पत्र था, 1780 में था। जेम्स अगस्टस हिक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट बात करें तो बंगाली ये दिग्दर्शन था, इसका नाम बंगाली भाषा में दिग्दर्शन समाचार पत्र आया था। 1818 में प्रकाशित होता और जॉन क्लार्क मार्क्स मैन ने इसे प्रकाशित किया था। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार था, 1822 में आया था और ये राजा राम मोहन राय की ये मतलब कि उन्होंने इसे प्रकाशित किया था। उर्दू में जाम ए जहानुमा, यह भी 1822 में आया था और ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। गुजराती भाषा में बम्बई समाचार आया था 1822 ईस्वी में, जहांगीर फरौदजी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। हिंदी की बात करें तो उदंड मारतंड था, 1826 में था और जुगल किशोर जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे अब हम बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्य के बारे में देख लिया जाए। तो ध्यान रखना है कि 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था। सबने अवज्ञा आंदोलन से उभरी जन चेतना को दबाने के उद्देश्य से 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट को पारित किया गया था। इसको आप याद रखिएगा कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन है, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट लाया गया था 1931 में। अब यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे TRE 1 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, संवाद कुमैदी, मिरातुल अखबार, ये दोनों रचना राजा राम मोहन राय की है। इंडियन मिरर, ये जो है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। आगे हम बात करते हैं नील दर्पण, तो ये दीनबंधु मित्र की रचना है और यहाँ से TRE 3 में क्वेश्चन बन भी चुका है कि नील दर्पण कब प्रकाशित हुआ था, 1822। केसरी जो मराठी भाषा में छपता था, मराठा जो अंग्रेजी भाषा में छपता था, दोनों बाल गंगाधर तिलक की रचना है। हिंदुस्तान, अभ्युदय और लीडर, ये तीनों मदन मोहन मालवीय की रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया, दोनों दादा भाई नौरोजी की रचना है। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया, वंदे मातरम और पंजाबी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शायद अनहैप्पी इंडिया ये पूछा जा चुका है TRE 1 में, ये लाला लाजपत राय की रचना है। कौन? तो अनहैप्पी इंडिया, वंदे मातरम और पंजाबी। वंदे मातरम, कर्मयोग, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये अरविंदो घोष की रचना है। आनंद मठ, देवी चौधरानी, दोनों ये जो रचना है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। हमदर्द कॉमरेड, मोहम्मद अली की ये रचना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो गुलामगिरी, ये रचना है ज्योतिबा फूले की। बहिष्कृत भारत जो मराठी में छपा था, ये और मूल नायक, दोनों रचनाएं भीमराव अंबेडकर की। इसको आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत भारत जो मराठी में छपा था या मराठी में छपता था, और मुख्य नायक ये था दोनों भीमराव अंबेडकर की रचना। इंडिया डिवाइडेड, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजेंद्र प्रसाद की रचना है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और नेशनल हेराल्ड। ये जो तीनों रचना हैं, ये तीनों रचना जवाहरलाल नेहरू की है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, तो इसके आगे याद रखिएगा, द बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। कांग्रेस का इतिहास ये पटाभी सीतारामैया जी की है। बंदी जीवन द रिवोल्यूशनरी ये सचिंद्रनाथ सन्याल की है। अल हिलाल अल बिलाल इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की है। फॉर वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट वार है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये TRE 3rd की जो पेपर रद्द हुई थी, या तो उसकी क्वेश्चन है या TRE 2 की क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया था हिंदी में कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम किसकी रचना है, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम किसकी रचना है। इसी को इंग्लिश में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा गया, VD सावरकर की। इंडिया अर्नेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की रचना है। हाई सोशलिज्म ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, और ये भी एग्ज़ाम का पार्ट शायद बन चुका है, ये भी एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है कि हाई सोशलिज्म शायद TRE 2 का पार्ट है, ये TRE 3rd का जो पेपर रद्द हुआ था वहाँ से, ठीक है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया CR दत्त की रचना है। द इंडियन मुसलमान WW हंटर जी ने लिखा था, और हिंदू पेट्रियोटिक ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की है। ध्यान रखना, हिंदू पेट्रियोट है ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। आप इसको ऐसे भी याद रखिए, हिंदू है ना भाई, तो हिंदुओं के सबसे ज़्यादा बड़े राजा हरिश्चंद्र, तो ऐसे याद रखिए, हिंदू पेट्रियोट हरिश्चंद्र मुखर्जी।